लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, रेलवे एग्जाम हो गया आपका, ये ग्रुप डी था। और विज्ञान का महत्व तो यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब देखिए क्या क्या पढ़ेंगे ये आप देख सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको कैसे क्या पढ़ना है, तो PYQ पढ़ना है, कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे और तीसरा में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब वो केमिस्ट्री का चैप्टर आप देख लीजिए कि चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ना है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं, मैटर एवं स्टेट। उसके बाद से एटम पढ़ना है और मॉलिक्यूल पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल से, कार्बन और इसके कंपाउंड से, और दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का क्या है ये पढ़ना है। टोटल आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से इसमें भी आप देखिएगा तो एसिड साल्ट, उसके बाद से ये कार्बन इन इट्स कंपाउंड जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, एटम से पूछते हैं, केमिकल बॉन्ड से क्वेश्चन आते हैं। लगभग ये जितने भी चैप्टर हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करते हैं। और कहाँ से हमने उठाया है, विषय सूची भी आप देख लीजिए। NCERT बेस पे ही होगा, ये पूरा क्लासेस जो चलेगा पूरा NCERT बेस पे होगा। तो देखिए अध्याय 1 में देखेंगे तो इतना चीज़ चैप्टर है आपका, देख सकते हैं। विषय सूची मैंने यहाँ पे जारी कर दिया है कि सजीव जगत में विविधता, आहार, उचित आहार, स्वास्थ्य, लंबाई, गति, मापन, इस सारे सिलेबस इसमें पड़े हुए हैं। सिलेबस आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप फिर देख सकते हैं ये टेंथ का है। 10th 8 9 10 6 to 12 तक आप साइंस पढ़ लीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। तो ये चैप्टर है देखिए, स्वास्थ्य, शरीर का आधार। उसके बाद से फिर अगला देख लीजिए यहाँ पे। अगला में पादप में पोषण, पढ़ाई में पोषण, ऊष्मा, अम्ल, क्षारक, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, जीवों में श्वसन, जंतु पादप, गति, समय, पादपों में पोषण, जंतुओं में पोषण। आप देख सकते हैं विद्युत धारा, इसके प्रभाव, प्रकाश, हमारी अपशिष्ट जल की कहानी। ये 10th क्लास के सिलेबस से लिया गया है। आप इंग्लिश में देखा हमारे आसपास के पदार्थ 9th का है, ये 9th क्लासेस का है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 9th क्लासेस का है, 9th क्लासेस का ये है पूरा चैप्टर। ठीक है, इसके बाद से आप देख लीजिए यहाँ पे रासायनिक 10th का है, ये केमिस्ट्री का सब चीज़ का लिखा है, 10th का सिलेबस ये है। तो ये आपको सिलेबस देख लिए, इतना सिलेबस आपको हर जगह दिया है, ऐसा नहीं कि अपने समय सिलेबस बना दिया हूँ। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री का। चूँकि मैराथन आज करना है तो हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री। सबसे पहले जानेंगे कि केमिस्ट्री जो होता क्या है, कहाँ से आया है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री का मतलब मिश्र शब्द है। केमिस्ट्री कीमिया से आया हुआ है जिसका अर्थ होता है काला रंग। ये आया कहाँ से है, कीमिया से आया है जिसका अर्थ होता है काला रंग। मिश्र शब्द है ये केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें देखिएगा कि ये केमिस्ट्री है क्या, आप तो देखिए कि ये विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन, गुणधर्म तथा उसके बीच में क्या परिणाम है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। जितने भी तत्व आपके पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे H2O हो गया तो इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु मिले हैं, तब जाके ये क्या हुए हैं, यौगिक बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक निश्चित में हो गया। तो ये सारा चीज़ आपका हो गया। ये एक इसमें क्या हो गया, इसमें एक गुणधर्म हो गया, इसमें संबंध हो गया, इसमें परिणाम मिल रहा है, इसी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इसमें HH आपका उदासीन होता है और H2O जो होता है तरल रूप में पाया जाता है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ा जाता है। तो केमिस्ट्री जो है वो कीमिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है काला रंग। इसके अलावा ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर, संगठन, गुणधर्म इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए इन्होंने लिखा कौन है, इसको कौन बनाया है, तो इसके फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री को हम लोग लेबोजियस को बोलते हैं। 18वीं शताब्दी के फ्रांस के ये वैज्ञानिक थे। क्योंकि केमिस्ट्री जो है फ्रांसी शब्द से ही लिया गया है, मिस्र और फ्रांस से लिया गया, तो ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिसको एंटोनी लेबोजियर कहते हैं, को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न ऑफ केमिस्ट्री कभी कभी ये पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो है वे आपको है लेबोजियर, सर एंटोनी लेबोजियर। ठीक है, अगला देखते हैं। अब फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग पॉइंट पे, टॉपिक पे। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो बेसिक था। टॉपिक हमारा है मैटर।
आप लोग जितनी भी चीज़ें देखते होंगे, जितनी भी वस्तुएं देखते होंगे, जैसे सॉलिड में, लिक्विड गैस, जैसे गिलास है, बर्फ़ है, पानी है, दूध है, आप लोग जितने भी चीज़ देख रहे हैं आप देखते होंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ये जगह घेर रहा है, ये भी जगह लिया हुआ है, जगह घेरता है, इसको स्थान चाहिए और ये एक जगह से दूसरे जगह जाता है और जगह घेरेगा प्लस गति का ये विरोध करता है, जहाँ इसको डाल देंगे वो गति का विरोध करता है। तो पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़ पाया जाता है। तो उसका डिफिनीशन कैसे देंगे, तो ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब कुछ जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। कम से कम दो चीज़ इसमें चाहिए, एक तो उसमें भार होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा चीज़ वो स्थान घेरे, वो हमारा क्या है, पदार्थ कहलाता है। अंग्रेजी में जैसे आप देखेंगे तो एनी ऑब्जेक्ट विच occupies space has mass and which can be felt with our five senses called matter। देखिए, कोई भी वस्तु या फिर पदार्थ की परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसमें अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। या जो गति का विरोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। मतलब हमारी 5 इंद्रिय जो है, आँख, कान, नाक, उसके बाद से फिर आपका स्किन, ये पाँचों इंद्रिय जो होती है ना, पाँचों इंद्रिया से हम महसूस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और ये 3 अवस्था में ही पाया जाएगा, सॉलिड, लिक्विड एंड ये गैस। आगे देखते हैं, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पदार्थ में ही चल रहा है या इसके अलावा भी देखिए। अब पदार्थ अब जब देख लिए तो पदार्थ में आप देखेंगे कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो होती है ना, उसको हम लोग उस वस्तु का क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जैसे ये पदार्थ है और इसमें ये जितने मात्रा बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है, ये वाला बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है, ये आपके क्या है, बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है, ये आपके कण है, उसके पदार्थ, उसके द्रव्यमान है। जैसे जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं क्या है, ये पदार्थ है। जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं सब में द्रव्यमान है, सब ये पदार्थ है, ठीक है। जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावना आदि भी पदार्थ नहीं है। जैसे हम प्रकाश को देखते हैं तो वो पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि उसमें भार और उसमें द्रव्यमान नहीं है। ध्वनि भी नहीं होगा, विचार, भावना, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है, पदार्थ नहीं है। जिसमें द्रव्यमान होगा वो पदार्थ होगा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी में। अब हम लोग पदार्थ को बांटेंगे। पदार्थ आप, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, इसमें पदार्थ को हम लोग बांटते हैं, तो पदार्थ को बांटा जाएगा तो पदार्थ कुल तरह से ना, पदार्थ को देखिएगा तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है, एक भौतिक आधार पे, एक केमिकल आधार पे। पदार्थ जो होता है ना, 2 तरीके से बताया जाता है, एक भौतिक अवस्था पे, एक केमिकल अवस्था पे। भौतिक आधार पे हम देखेंगे ना तो 3 तरह का पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल आधार पर देखेंगे तो 3 तरह का पाया जाता है, तत्व, कंपाउंड और मिक्सर। अब कह सकते हैं कि संरचना के आधार पर कितना, या एक और ऐसे बांट सकते हैं कि संरचना के आधार पर कितना होता है तो 3, और बनावट के आधार पर कितने होते हैं तो 3, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो आप इसी तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें पदार्थ को इस तरह से और बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ में और अशुद्ध पदार्थ में। जैसे शुद्ध पदार्थ में कि जिसको हम यूज कर सकते हैं, उसमें शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक आ जाता है और अशुद्ध पदार्थ में आपका मिक्सचर आ जाता है। तो 2 तरीके से इसको बांटा जाता है। आगे देखते हैं। आगे आप देखिएगा कि पदार्थ के अवस्था में बता दिया, आप आसानी से इसमें देख सकते हैं कि क्या है। देखिए, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैसीय अवस्था में यह है। अब प्लाज्मा स्टेट में देखिए 3000 केल्विन से ज़्यादा होगा, इसको प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। और -273.15 डिग्री सेल्सियस पे 1/5वां मिला था पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था जो था वो था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सुपरप्लस स्टोर ऑफ मैटर का ये सबसे ठंडा पॉइंट होता है और सबसे गर्म पॉइंट प्लाज्मा स्टेट होता है, सबसे हॉट एनर्जेटिक होता है प्लाज्मा। उसके बाद से गैस, उसके बाद से द्रव्य, उसके बाद से ठोस। और ये कैसे बनते हैं तो ये आयंस के आधार पे, फ्लो के आधार पे इसको 5 तरीके से बांटा गया है, ठोस, गैस, द्रव्य, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पे, ठीक है। आगे देखिए, इसी के बारे में अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट देखिए क्या होगा कि ठोस वस्तु का आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। यानी वह पदार्थ जिसकी आयतन और आकृति, 2 चीज़ निश्चित होगा, आयतन और आकृति निश्चित होगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, सॉलिड स्टेट कहेंगे। और 2 अणुओं के बीच में देखिए यहाँ पे जो बल होगा ना वो काफ़ी मजबूत होगा, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, इसमें नगण्य संवृत्तियाँ का गुण पाया जाता है। और ठोस वस्तु में अंतर आणविक स्थान, ये 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ के बीच में ये जो स्थान दिख रहा है उसको हम लोग अंतरा आणविक स्थान क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान इसको कहा जाता है, ठीक है, अंतर आणविक स्थान। और इसमें जो अणु पाए जाते हैं उसको अंतर आणविक
अंतरा अणु कहा जाता है, ठीक है, अंदर जो पाए जाते हैं अंतरा अणु, जबकि इनके अणु के मध्य का आकर्षण बल अधिक होता है, अतः इनका घनत्व तो अधिक होता है, तो इसको अंतरा आणविक बल बोला जाएगा, इसको जो बल से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो अंतरा का स्थान जो होता है ना वो बहुत कम होता है ठोस में, क्योंकि ये पूरा घन होते हैं, सघन होते हैं, मिले रहते हैं, ठीक। और इनका घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, जगह ज़्यादा होता है। घनत्व, आप यहाँ पे एक शब्द सुन रहे हैं, घनत्व। घनत्व क्या होता है ये जान लीजिए, तो ये द्रव्यमान बटे आयतन हो जाता है, ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन आपको पता है, जो भी लिक्विड में रूप होगा उसको हम लोग आयतन बोलते हैं, इसको मिलीलीटर में मापते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं। तो जितनी भी ठोस चीज़ें होती हैं वो लगभग उसको द्रव्यमान में वेट किया जाता है, ठीक है। तो घनत्व जो होगा वो द्रव्यमान बटे आयतन का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल में आप देख लीजिए, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब अगला स्टेट देखते हैं, लिक्विड। लिक्विड में आप देखिएगा, लिक्विड स्टेट में क्या देखिएगा कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव्य में उल्टा हो जाएगा, द्रव्य में आकार जो होगा वो तो अनिश्चित होगा, लेकिन परंतु आयतन जो होगा वो निश्चित होता है। उसको हम लोग जिस पात्र में डालेंगे उसी आयतन में वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखा जाता है उसी आकार का वो ग्रहण कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ना, तो इसका आकार जो होगा वो क्या होगा, इंडिफिनिट होगा, लेकिन आयतन वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा। उसको जिस पदार्थ में रखेंगे उसी पदार्थ में वो अपने आयतन को ले लेगा, ठीक है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स देखें तो वो बहुत कम होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस, जगह इसमें जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लिक्विड प्रिंसिपल ये है, ज़्यादा होता है, याद रखेंगे, ये पूछ देता है कभी कभी स्टेटमेंट बना के, या देख सकते हैं आप, ठीक है। देखिए अगला इसी में देखिएगा कि द्रव्य में जो पाया जाता है, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको लिखा गया है, मैं एग्जाम्पल और फिगर के साथ में बताते चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। द्रव्यों में अंतराणु का स्थान ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, और इनके मध्य आकर्षण बल कम होता है, जब मैं बता ही दिया, क्योंकि जगह काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इसमें अंतराणु का स्थान अधिक होता है और बल कम होता है, किसी को जाने नहीं देता है। द्रव्य में ठोस की अपेक्षा कम घनत्व होता है, द्रव्य में घनत्व जो होता है क्या होता है, डेंसिटी कम होता है द्रव्य की अपेक्षा, ठीक है। जल, दूध, तेल, ये इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। देख लीजिए ये लिक्विड है, ऐसे अलग अलग पाया जाएगा, लेकिन सॉलिड में पूरा क्या होता है वो गिरा रहता है, और गैस में बिल्कुल ही अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये स्टेट हो गया आपका द्रव्य का। अब आइए गैसीय अवस्था देख लेते हैं कि गैसीय अवस्था क्या है। गैसीय अवस्था में आप देखिएगा कि गैसीय अवस्था पदार्थ के आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, कोई भी फिक्स नहीं होगा। सॉलिड में आपका फिक्स था, लिक्विड में फिक्स, एक चीज़ फिक्स था, एक चीज़ फिक्स नहीं था, इसमें दोनों फिक्स नहीं है, आकार और आयतन फिक्स नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस अवस्था, ठीक है। और इसमें अंतरा अणु का स्थान देखेंगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, दोनों की अपेक्षा, ठोस द्रव्य की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए इन्हें उच्च संपीड़ितता का गुण पाया जाता है, इसमें इसको संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए गैस अवस्था में पाया जाता है। इसमें फोर्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, गैस हो गया, देखिए इसमें स्थान बहुत ही कम पाया जाएगा, तो ये गैसीय अवस्था है इसका। इसमें देखिए गैस में जो कण होते हैं वो कैसे पाए जाते हैं गैसीय अवस्था में। गैसों के कण मध्य आकर्षण बल नगण्य होता, बिल्कुल ही नहीं लगता है, गैस के कण देखिए अलग अलग है, नहीं लगता, इसलिए गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं। इसलिए गैस में जितने भी है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी मात्रा में क्या करते हैं, गति करते हैं, उस फिक्स नहीं है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है और ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखिएगा कि अब इसमें परिवर्तन क्या क्या हो सकता है पदार्थ में देखेंगे तो पदार्थ की अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है। जैसे गर्म किए किसी चीज़ को, ठोस को गर्म करेंगे द्रव्य में बदलेंगे, फिर द्रव्य गर्म करेंगे तो गैस में बदलेगा। ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव्य में बदलता है जिसको गलन कहते हैं, और द्रव्य को बदलेंगे तो उसको वो अस्वीकृत हो जाएगा, गर्म होने पर इवेपोरेशन उसको कहते हैं। और नेफ्थलीन की गोली है, फिनॉल है, कपूर है, इसको गर्म करेंगे तो द्रव्य में चेंज हो जाएगा। गलन के बाद से वो क्या होगा, बारिश होगा, वाष्पीकृत होगा, फिर बारिश होता है। ठोस को गैस में बदलेंगे, ठोस द्रव्य गैस, ठोस को अगर द्रव्य में बदलना है तो उसको क्या बोलेंगे, संघनन, डायरेक्ट अगर चेंज हो जा रहा है तो।
अब फ्रीजिंग पॉइंट है द्रव्य गैस में बदल गया तो उसको जमना बोलेंगे, हिमनीकरण बोलेंगे। और गैस द्रव्य में जा रहा है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट ही बोला जाएगा, ठीक है। सॉलिड अगर आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब फ्रीजिंग बोलेंगे, लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होगा तो उसको फ्रीजिंग, और वही सॉलिड जो होगा लिक्विड में चेंज होगा उसको मेल्टिंग। और लिक्विड जो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लिक्विड जो है लिक्विड सॉलिड गैस जो है लिक्विड में चेंज होगा तो उसको इवेपोरेशन बोले, कंडेंसन बोलेंगे। और लिक्विड जो है इसमें चेंज होगा, तीसरी चीज़ आप देख लीजिएगा, उसको बोलेंगे वेपोरेशन। और सीधे सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाएगा उसको सब्लिमेशन, और सीधे गैस से सीधे ठोस में बदल जाएगा उसको डिपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये अवस्था परिवर्तन है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तीनों अवस्था में आप देख सकते हैं, तीनों अवस्था में पदार्थों की तीनों अवस्था में तुलनात्मक अध्ययन करें तो घनत्व ठोस द्रव्य गैस का सर्वाधिक होगा, आपको पता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। सबसे ज़्यादा सॉलिड का होगा, इसके बाद से लिक्विड का, उसके बाद से गैस का कम होगा, ठीक है। इसके अलावा फिर आप इसमें देख सकते हैं अध्ययन में, उसी में देखिएगा कि ठोस द्रव्य गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा वो काइनेटिक लेस होगा, काइनेटिक एनर्जी लेस होगा और मैक्सिमम फोर्स होगा, ठीक है, इंटरमोलिकुलर में। अगला देखिएगा इसी में कि सॉलिड में अगर हम देखते हैं, सॉलिड में अगर देखते हैं तो गैस द्रव्य ठोस सॉलिड लिक्विड गैस में आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया अंतराल का स्थान जो होता है कैसे होता है दिखाया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, यहीं पे आ जाते हैं। देखिए पदार्थों की अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, पदार्थों की अवस्था का तुलनात्मक विचरण बहुत ज़्यादा होता है गैस द्रव्य में, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिफिनीशन आता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब देखिए चौथा अवस्था हम लोग देखेंगे, प्लाज्मा अवस्था। चौथा अवस्था, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना, और ये क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो क्लास को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला देखते हैं इसमें आगे, प्लाज्मा अवस्था, चौथा अवस्था जो है ये फोर्थ अवस्था है। यह विलियम कुक्स ने इसका खोज किया था, और इसमें ना कोई भी निश्चित आकार या आयतन नहीं होता, लेकिन ये पदार्थ की क्या होती है, चौथी अवस्था होती है, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होता है, गैस की तरह ही। प्लाज्मा गैस जो होता है ना किस पे डिपेंड करता है, वो आयन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आयन पे, आयन पे जो प्लस और माइनस एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो उस पर काम करता है, जिसमें धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित आयन की संख्या बराबर होती है। इसमें प्लस माइनस दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये उदासीन होता है, ठीक है, दोनों ये उदासीन होता है, ठीक है। सूर्य तारक ऊष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये आयन पे काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉलिड जो लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, गैस प्लाज्मा में, अब गैस का अवस्था जो होता है वो सब हो जाता है प्लाज्मा में चेंज, ऐसे बनता है, ठीक है। अब पांचवा देखेंगे, पांचवा है बोस आइंस्टाइन कंसेप्ट, इसका BEC जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, BEC कहते हैं। ये पांचवा है, परम शून्य ताप 273 पॉइंट -273.15 केल्विन 15 डिग्री सेल्सियस पे ये पाया जाता है। 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस थे जो पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना करके ये खोज किए, जिसको BEC के रूप में दिया जाता है। यही भविष्यवाणी किए थे बोस आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बोस यहाँ पे हैं, इन्हीं के नाम पे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रखा गया। इन्होंने ये बताया ये कैसा अवस्था है, इन्होंने बताया कि BEC वो अवस्था जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप 0 केल्विन अथवा 273.15 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, शीतल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है, तो उस पर लगभग परमाणु ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। 2001 में इनको क्या किया गया, भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद इन्होंने एर्किन कर्निल कान के क्षेत्र में भी काम किया, उल्फैंग कैटरले के बारे में भी किया, कर्टली और कॉल विवन के बारे में ये खोज की है। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर BEC तैयार होता है, ठीक है। BEC तैयार करने का विधि भी जान गए, ठीक है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आ जाएगा 0 केल्विन बराबर होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पर ये गर्म किया गया। अगला देखते हैं, इसी में अभी ये तो बता दिए हम कैसे तैयार होता है, ये हम बता दिए। अब देखिए पदार्थ की 5 अवस्था आपको पता है, इस पे करेंगे तुलनात्मक अवस्था। BEC सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा अवस्था में पाया जाएगा। इधर से देखिए, जिधर हम प्लाज्मा स्टेट से जैसे ही इधर हम आएंगे, गैस में, द्रव्य में, ठोस में,
BC में, तो यहाँ पे तापमान निम्न होगा। लेकिन B से अगर हम जाएंगे इधर, तो इधर तापमान जो हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। मतलब प्लाज्मा अवस्था से BC में जा रहे हैं तो तापमान घटेगा, और अगर B से जा रहे हैं प्लाज्मा में तो तापमान बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए ताप पे प्रभाव क्या पड़ता है, टेम्परेचर के प्रभाव क्या पड़ता है। ठोस अगर होगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड होगा तो वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये प्रभाव है। देखिए दाब में परिवर्तन पर प्रभाव क्या पड़ता है कि ये दाब है, देखिए सिलेंडर है, गैस है, गैस अवस्था में है तो पोषण निकलेगा, लिक्विड है तो पोषण निकलेगा सिलेंडर में, सॉलिड है तो पोषण निकलेगा। लेकिन सब में क्या है, डिफरेंस पाया जाएगा अलग अलग। ठीक है, ये देखिए पदार्थों की अवस्था में दाब में परिवर्तन, तरल है ठोस में पहुंच जाएगा। ठीक, ये एग्जाम्पल आपको दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं। तो उसमें सिंपल है, आपको ताप होंगे, ताप होते हैं, आर्द्रता होते हैं, ह्यूमिडिटी होते हैं, बारिश होगा। देखिए वाष्प है, वाष्पना, ये सारी चीज़ आपको दिखाया गया। घड़े में पानी है, सूख लेता है, उसको संघनन बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट है, गर्म हो गया, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर पानी हो गया, इवोपरेशन होता है। ये तो सब क्या करते हैं, ताप को ये प्रभावित करते हैं, वाष्पीकरण को। अब आगे देखिएगा, इसी में मीटर जो होता है वो दो तरीके से होता है पदार्थ में। पानी प्लस चीनी मिलाएंगे तो शरबत बनेगा, पानी नमक मिलाएंगे तो नमक पानी। भौतिक आधार पर देखिए ये अभी आ रहा है वीडियो, ये पहले मैं पढ़ा दिया था, हालांकि एक बार और इसको देख लीजिए। मुख्य रूप से केमिकल में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, इसमें समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण होता है। तत्व में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन ये है। यौगिक में 2 मिल जाएगा, और मिश्रण में 2 से अधिक पदार्थ मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम अवस्था ही देखते हैं पदार्थ का कि किसमें क्या क्या होता है, शुद्ध पदार्थ में और अशुद्ध पदार्थ में। शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व होता है। देखिए सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक परमाणु का मिलकर बना होता है, इसलिए इसको विभक्त हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे में लोहा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये। और यौगिक में देखिएगा, तो यौगिक में थोड़ा सा मैं PDF बड़ा कर देता हूँ। यौगिक में देखिएगा तो निश्चित संगठन होता है, और तत्वों में विघटित किया जा सकता है, जैसे में जल, मीथेन, चीनी, नमक इत्यादि। मिश्रण में देखिएगा समांगी, समान संगठन पाया जाएगा, इसमें असमान संगठन पाया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, जल, एल्कोहल आदि ये क्या होते हैं, घुल जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, ये घुलते नहीं हैं, तेल वगैरह जो आते हैं, तो ये विषमांगी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में, तत्व के बारे में कुछ से जानकारी लेंगे। ठीक है, तत्व जो होता है वो क्या होता है, एक परमाणु से मिलकर बना होता है और शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे मैं पहले ही उधर से पढ़ा के लाया था। तत्व जो होता है शुद्ध पदार्थ होता है, इसमें एक ही के प्रकार के ये परमाणु जो होता है निर्मित होता है, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो लगभग 118 तत्व खोज हो चुके हैं, जिसमें हम लोग 1 से 11 का ही स्टडी करते हैं, बाकी अभी 7 पे सर्च चल रहा है। ठीक है, अभी वर्तमान में 125 के करीब में हो गया। ये 2011 के डाटा के अनुसार 118 हैं। अभी वर्तमान में 125 प्लस हो गया है। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये सिंबल है टोटल, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिना है, सीसा है, सिल्वर है। जब तक तत्वों का खोज हो रहा था उस समय ऐसे संकेत से दिखाया जाता था, अभी उसका संकेत दिखाया गया है। देखिएगा रॉबर्ट बॉयल सबसे पहले खोज जो किए थे, जो इस तत्व का खोज हुआ था वो कौन किए थे। देखिए रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। फ्रांस के रासायनिक एंटी लवेजियस ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग द्वारा परिमाणित किया था। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी रॉबर्ट बॉयल को ही कहा जाता है तत्व का खोज 1661 ईस्वी में सबसे पहले, उसके बाद से एंटोनी लेवेरियस ने खोज किया था। अब पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ये आपके जो है ना, ये आपके पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में ही आप देखिए ये टोटल धातु अधातु 118 तत्व, धातु अधातु और उपधातु में चेंज हुए हैं। 118 तत्व हैं, 91, 20 ये टोटल। प्राकृतिक में 94 पाए जाते हैं, कृत्रिम 24 है, टोटल 112 हैं। और इसमें उपधातु, ये उपधातुओं की संख्या ये है। इधर जितने होते हैं, इधर वाले जितने भी तत्व होते हैं अधातु होते हैं, इधर वाले जितने भी तत्व होते हैं धातु होते हैं। ये क्षार धातु इसको बोला जाता है, इसको क्षार
मृदा धातु बोला जाता है। 17 वाले जो होते हैं वर्ग 17 के उसको हाइड्रोजन पढ़ते हैं। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो मैं इसको विस्तार में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे लगभग आपके पदार्थ की अवस्था और तत्व खत्म हो जाते हैं। यहाँ से हम लोग अब परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो है वो परमाणु के बारे में पढ़ेंगे।